हेलो बच्चों, वेलकम टू द सीयूटी कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए सोशियोलॉजी के बारे में। एमए सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, जो सीयूटी पीजी के थ्रू एनटीए करवाती है। इस वीडियो में हम उसी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है सीयूटी कॉन्सेप्ट क्लासेस, इस प्लेटफॉर्म पे इट इज़ वन ऑफ द टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको पीजी यूजी की एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए सोशियोलॉजी के बारे में। मैं अनमोल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए। और अभी जो मेरा प्राइमरी इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड डूइंग पीएचडी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो लेट्स स्टार्ट। अपार्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी, इस प्लेटफॉर्म पे पीजी की तैयारी के लिए, यूजी की भी होती है बट मैं अभी पीजी के बारे में बात करूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर पीजी के लिए एमए हिंदी, एमए जियोग्राफी, एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी जो मैं पढ़ाऊंगा, जियोलॉजी, बॉटनी, एमबीए, एलएलबी, बीएड, इन सभी की तैयारी करवाई जाती है। तो इस वीडियो पर जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट देख रहे हैं वो अगर उनके आसपास ऐसा कोई है जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि उन तक सही रिसोर्स पहुंच सके, जिससे वो उस यूनिवर्सिटी में जा सकें, पढ़ सकें, जिनका हर किसी का सपना होता है किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। खासकर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया में टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीएचयू हुआ, जेएनयू हुआ, डीयू हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुए, इन सभी यूनिवर्सिटी में जा सके। अब दूसरी बात, अभी वी आर एट द बिगनिंग ऑफ आवर कोर्स। सो अभी जो कोर्स का प्राइस है इट्स 499, बट अभी जो है ऑफर चल रहा है एंड यू कैन गेट दिस कोर्स एट 2999 ओनली। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? जो हम कोर्स अभी हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको क्या मिलेगा? दैट इज़ लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी, इन केस यू मिस्ड इट, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, देयर विल बी डाउट सेशंस या डाउट लेक्चर्स भी हम लेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में, वो आपको मिलेगा, एंड देयर विल बी प्रॉपर गाइडेंस। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस कह पा रहे हैं क्योंकि वी हैव गॉट सक्सेस। पिछले सेशन में काफ़ी बच्चे हम लोग इस प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुल हुए। इन केस ऑफ एनी डाउट कॉन्टैक्ट दिस नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स से रिलेटेड, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो या अदर देन सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपके डाउट्स क्लियर होंगे यहीं से। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपने सोशियोलॉजी पर। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और बता दें, जो मैंडेटरी है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, तो ये सबके लिए है। उस एग्ज़ाम में जो सीयूटी पीजी होगा उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, 105 मिनट मिलेगा, टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। अगर आप गलत क्वेश्चन टिक करके आते हैं, ऐसे टिक करके आते हैं, तो उसके लिए 1 नंबर निगेटिव मार्किंग है, दैट इज़ -1, और 4 मार्क्स दैट इज़ 4 मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे 75 × 4, ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो सही के लिए 4 नंबर, गलत के लिए 1 नंबर, और ऑफ कोर्स नहीं अटेम्प्ट करेंगे नो नंबर्स। चलिए, आज इस वीडियो में पहले तो मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और जो ये नंबर लिखे हुए हैं 2, 7, 9, 3, ये वो क्वेश्चन पिछले जो 2-3 साल में एग्ज़ाम लिया गया सीयूटी के थ्रू। इससे पहले एमए के एग्ज़ाम हुए थे, बट मैंने जो सीयूईटी के थ्रू जो हुए उनका एनालिसिस करने के बाद, ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, नॉट एग्जैक्ट, वेरी कर सकता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, या फिर यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसको मैंने एनालाइज किया है और एक ब्रॉड क्लासिफाइड किया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगेगा कि हमें कितना टाइम देना है, किस सेक्शन पे क्या कौन सा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसा कौन सा है जिस पे कम ध्यान देकर भी काम चलाया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले 2-3 वार्निंग। पहला वार्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग है कि एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है, तो एनटीए एग्ज़ाम ले रहा है तो एनटीए अब काफ़ी न्यूज़ में भी है, आप जान ही रहे होंगे, इट कैन सरप्राइज़, और काफ़ी अच्छे सरप्राइज़ कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पिछले साल ही आप किसी भी सीनियर से पूछेगा, सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ काफ़ी ईजी आ गया था। तो सरप्राइज़ सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं हो सकते हैं कि टफ क्वेश्चन आएंगे, सरप्राइज इस बेसिस पे भी हो सकते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और बहुत ईजी क्वेश्चन आने से ये होता है कि
कट ऑफ काफ़ी हाई चले जाते हैं। आप पूछ लीजिएगा किसी भी सीनियर से अगर आपके आसपास में, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल काफ़ी ईजी क्वेश्चन पेपर आ गया था, तो कट ऑफ काफ़ी हाई गए थे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। काफ़ी कई साल टफ भी आ जाता है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर टफ भी आएगा, ईजी भी आएगा, मॉडरेट भी होगा। तो ये चीज़ दिमाग में लेकर चलना है कि आपको हर लेवल की तैयारी करनी है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम ये मान के चलें कि बहुत ईजी है तो कौन ही इतना ईजी क्वेश्चन पूछेगा, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है कौन ही पूछेगा। ये दोनों हो सकते हैं, इस चीज़ को दिमाग में चलना है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले इस चीज़ को सोच लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मान के चलना है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा गया है। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में PYQ सॉल्व करेंगे और जब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना इजी क्वेश्चन था जो पूछा गया, और कभी कभी इतना डिफिकल्ट आ जाता है कि कभी उसके बारे में सुना ही ना हो। ये जनरल ट्रेंड भी होता है कोई भी एग्जाम यूजुअली में, जैसे 75 क्वेश्चन है इसी एग्जाम के में, तो आप इसमें देखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 75 क्वेश्चंस में लगभग मैं मैक्सिमम लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगेगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं। सबके लिए नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ मैं। 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऐसे लगेगा जो सॉल्व करना मुश्किल है, कहाँ से आ गया ये, कभी इसके कोई ऐसी बुक का नाम, कोई ऐसा टर्म, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि 10 इज मैक्सिमम, 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इट इज़ ए जनरल स्टेटमेंट, हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने जब भी JRF एग्ज़ाम दिया, चाहे BHO रेट, चाहे गेट का एग्ज़ाम दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिनके बारे में यूजुअली हमने कभी सुना ना हो। इसके बाद 15 से 20 जो क्वेश्चन होंगे, या इसको 25 कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जो हार्ड वर्क किया होगा, काफ़ी क्वेश्चंस लगाए होंगे, काफ़ी पढ़ा होगा, वो वही सॉल्व कर पाएंगे। जो नॉर्मल प्रिपरेशन वाले होंगे या एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन को, वो क्वेश्चन को ये मिस आउट कर सकते हैं। और फिर कुछ बाकी जो क्वेश्चन बचे वो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी सोशियोलॉजी पढ़ा है रेगुलर बेसिस पे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो वो जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग हर स्टूडेंट कर सकता है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं, और ये रैंकिंग सुधारने के लिए। 10 क्वेश्चन होता है वो रैंकिंग सुधारने के लिए, और ये 15 से 20 क्वेश्चन होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है, जो आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। तो एक्चुअल मेहनत हमको ये 15-20 क्वेश्चन के लिए करना है। बट वो 15 से 20 क्वेश्चन कौन से होंगे? जब आप किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ाओ, एनालाइज करके पढ़ाओ। कल्चर हमने पढ़ा या सोसाइटी पढ़ी या तो ग्रुप क्या है, लगभग सब कोई भी अगर एक बेसिक किताब उठाएगा वो पढ़ लेगा ग्रुप क्या है या क्लासिफिकेशन क्या है पढ़ लेगा। उसमें से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आता है, वो इन्हीं 15 से 20 वाले सेक्शन में आता है। जो वो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। और मेरा मेन फोकस इन्हीं 15 से 20 क्वेश्चन पर रहेगा। और ये कब पता चलेगा? जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो इन वार्निंग के साथ फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको ये तैयार होकर चलना है कि एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए भी किसी भी टॉपिक को स्किप करने की गलती नहीं करनी है। हाँ, ये जरूर है कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा पढ़ना है, दैट इज़ डिफरेंट। बट किसी भी टॉपिक को छोड़ना है या किसी भी चीज़ को छोड़ दे कि नहीं ये तो बहुत ईजी है या बहुत टफ है, नहीं पूछेगा, ये हमको नहीं सोचना है। हमको हर टॉपिक पे हर एक चीज़ के बारे में ध्यान देना है। दूसरा, अगर आपने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया होगा तो आप देखेंगे कि देयर इज़ ए जनरल ट्रेंड जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप भी ध्यान दीजिएगा। कुछ टॉपिक से रिलेटेड वो कंटेम्प्रेरी से जोड़ते हैं जो एग्जाम में आता है। हर चीज़ कंटेम्प्रेरी से नहीं जुड़ा सकता। सोशियोलॉजी ऐसे डायनामिक सब्जेक्ट है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो डायनामिक सब्जेक्ट भी है। अब एग्जाम्पल लेंगे एजुकेशन का, एजुकेशन हमारे सिलेबस में भी है। अब एजुकेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं और इकोनॉमी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन का एग्जाम्पल लेंगे तो इन रिसेंट टाइम्स, वैसे काफ़ी समय से है, बट इन रिसेंट टाइम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है एजुकेशन पे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई ऐसी स्कीम हो गवर्नमेंट की या कोई ऐसा प्रोग्राम हो सपोज कि जो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हो या डिजिटल इंक्लूसिविटी की बात कर रहा हो कि मैक्सिमम लोग पढ़ सकें वहाँ तक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमी, अब आजकल इकोनॉमी में जैसे डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गई है, डिजिटल पेमेंट के थ्रू या फिर ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब के थ्रू तो डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी बढ़ी है। तो करेंट में डिजिटल इकोनॉमी को कुछ चीज़ प्रमोट कर रही है, कुछ नया आया है, तो हो सकता है चांसेस काफ़ी हो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये बात मैंने कही, ये कम क्वेश्चन, ये मुश्किल से ऐसे
3 से 5 ही क्वेश्चन होंगे जो ऐसे आएंगे। तो इसके लिए करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अवेयर रहना है क्या चल रहा है। ये नहीं कि आप अब कल से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी के लिए करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अवेयर रहिए कि क्या चल रहा है कुछ आसपास, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। ये मैं एक ट्रेंड बता रहा था जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ सालों से ऐसा आ रहा है कि जो सोशियोलॉजी में करेंटली चल रहा हो वो आता है। दूसरा चीज़ और जो आता है कि जो हम मिस आउट कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे शायद मैंने जब JRF एग्ज़ाम दिया था तो शायद पूछा गया था, उसमें यह था कि रिसेंटली अगर कोई ऐसा हो जैसे जिसने इन्वायरमेंट पे कुछ काम किया हो या वुमेन पे कुछ काम किया और एक कुछ अच्छी किताब उन्होंने लिखी हो, वो उसका भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है। रिसेंटली 1-2 साल में ऐसा कोई रहा हो, कोई ऐसा सोशोलॉजिस्ट या कोई ऐसा कोई फेमिनिस्ट हो या कोई जिन्होंने इन्वायरमेंट पे काम किया हो, उन्होंने कोई अच्छी बुक लिखी हो, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो कंटेम्प्रेरी में चल रहा है सोशोलॉजी में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट बनेंगे तो आपको लगभग सब्जेक्ट का सारा ज्ञान होना चाहिए। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ लगभग पूछा जा रहा है उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन कुछ वार्निंग के साथ, और वार्निंग कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए अलग बात है, आप समझ लीजिए, या इन्फॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ समझने के लिए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। और हर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, चाहे आप जियोग्राफी उठाइए, चाहे आप सोशोलॉजी उठाइए, चाहे हिस्ट्री उठाइए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट की है क्या सब्जेक्ट, वहीं से शुरुआत होगी। और उसी तरीके से यहाँ भी शुरुआत हो रहा है कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, सोशोलॉजी का रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंसेस, क्योंकि सोशोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस, दैट इज़ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन्स आए हुए हैं, हम लोग PYQ में देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, या पॉलिटिकल और सोशोलॉजी के बीच के रिलेशन का पूछा गया है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बीच का रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या हुआ कि हमको ये समझना होगा कि सोशोलॉजी क्या है, और ये फाउंडेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ जाएगा कि सोशोलॉजी है क्या और उसका फिर नेचर और स्कोप क्या है, अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। अगर हम ये समझिए कि सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है क्या, उसका नेचर क्या है, या हमको सोशोलॉजी में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी क्या है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप हमको ये पता चल जाएगा कि अब हमको यही पता चल गया कि सोशोलॉजी क्या है, तो हमको ये हमारे कॉमन सेंस काम कर जाएगा कि हाँ अब सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो वो हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर ग्रुप इन्वॉल्व है, एजुकेशन हुआ, इकोनॉमी हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने आप देखने लग जाएंगे। तो ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जैसे इसमें मैंने लिखा है यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है और 1-2 प्लस माइनस कर सकते हैं, बट जितना मैंने एनालाइज किया मुझे 2 से 3 क्वेश्चन दिखे। तो दिखने में हो सकता है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ अगर आप समझ गए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो फाउंडेशन जो हुआ वो अगर स्ट्रांग होगा तो बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। ऑलराइट, देन अच्छा याद रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने 7 यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यूनिट 1 में 2, यूनिट 2 में 9, यूनिट 3 में 3 और यूनिट 4 में 9। तो ये अलग है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हो सकता है कि एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन नहीं मिला तो उसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में डाल दिया। तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से 7 क्वेश्चन आए हैं, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा यूनिट है अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोसाइटी, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, और इससे 9 क्वेश्चन आए हैं। अब पिछले 3 साल में 9 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज हर साल 2-3 क्वेश्चन इस यूनिट से आना ही आना है, और आएगा ही, या तो रिलेटेड पूछेगा सोशल स्ट्रक्चर से, या फिर हो सकता है कि नॉर्म्स का डेफिनेशन या वैल्यूज़ क्या होते हैं इनके बारे में बात करेगा, ठीक है। देन यूनिट 3, अब सिर्फ यूनिट 3 में एक ही चीज़ है, स्टेटस एंड रोल। आप इस चीज़ की गारंटी ले लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मतलब ये आप श्योर शॉर्ट है कि इससे क्वेश्चन आना है। कुछ ऐसे सेक्शन है जिससे गारंटी क्वेश्चन आएगा ही, बहुत लिस्ट, मतलब सियोरिटी के साथ तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि सियोरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, बट यस ट्रेंड को देखते हुए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड 3 क्वेश्चन आए हुए पिछले 3 सालों में, तो ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे। देन यूनिट 4, ठीक है,
यूनिट 4 इज अबाउट सोशलाइजेशन एंड कल्चर। 2 टॉपिक है, सोशलाइजेशन और कल्चर का, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 4 यूनिट हुए, तो चौथे में हमारा है सोशलाइजेशन एंड कल्चर। 2 मेजर टॉपिक है। सोशलाइजेशन में कई सारी चीज़ें हैं। पहले तो सोशलाइजेशन समझेंगे कि सोशलाइजेशन होता क्या है, सोशलाइजेशन के कई सारे टाइप्स हैं, एजेंट्स हैं, प्रोसेस हैं, एजेंसीज, जो मैंने बताया कि कई सारी एजेंसीज है कि सोशलाइजेशन कैसे होता है और कौन सोशलाइज करवाता है, कौन होता है। उसके ऊपर भी कई सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, थ्योरीज ऑफ सेल्फ, जिसमें फ्रॉयड, कूले और मीड है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। इनके लिए अलग सेक्शन भी है जो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट हम पढ़ेंगे जो लास्ट में मैंने बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो लास्ट में मैंने बताया थिंकर्स के बारे में। अब थिंकर्स के बारे में जो मैंने बात करी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सिर्फ थिंकर से ही, सबसे लास्ट में इसको मैंने इसीलिए लिखा है, थिंकर से ही 41 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब मैंने कहा कि थिंकर्स पे 41 क्वेश्चंस आए हैं। अब ये हो सकता है कि इन्हीं थिंकर्स में से किसी ने सोशलाइजेशन पे काम किया हो, इन्हीं थिंकर्स में कोई ग्रुप पे काम किया हो, कल्चर पे काम किया हो, तो ये ओवरलैप होगा। तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि कल्चर के सेक्शन में या फिर थिंकर के सेक्शन में, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। बट ये जो है सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, यूजुअली देखने को मिलेगा कि थिंकर्स स्पेसिफिकली लिखा हो, जैसे नेट के एग्जाम में दिया रहता है कि हाँ इतने सारे थिंकर्स को आपको पढ़ना है एग्जाम। ये CUT PG में नहीं दिया हुआ है, बट हमको इसको काफ़ी समय दे करके पढ़ना होगा कई सारे थिंकर्स के बारे में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब हम PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थिंकर से कितने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको अब 2 तरीके से देखा जा सकता है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो जैसे स्टेटस पे, अब स्टेटस पढ़ेंगे तो स्टेटस में ऑलरेडी अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसमें ऑलरेडी कई सारे थिंकर्स आ जाएंगे। तो या तो आप टॉपिक पढ़ के थिंकर्स कलेक्ट कीजिए, या फिर बाद में जब कंपाइलेशन होगा तो थिंकर्स का एक अलग सेक्शन होगा जिसमें हम बात करेंगे, एक थिंकर को उठाएंगे और उन्होंने क्या क्या काम किया, फिर दूसरे थिंकर उठाएंगे उन्होंने क्या क्या काम किया। तो ये दोनों तरीके से चलेगा, बट पहले हम अपना जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर कल्चर, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, जिसके बारे में आपको हर जगह एग्जाम क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आप अभी CUT PG का दे रहे हैं, अभी उसके 1 साल बाद आप नेट JRF एग्ज़ाम देंगे, गेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, गेट सोशोलॉजी सब्जेक्ट से, उसमें आपको इन कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे कि उसमें से एक टॉपिक है कल्चर से। अब सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक से लगभग 9 क्वेश्चंस आ चुके हैं, लगभग बता रहा हूँ, 2-3 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होगा वैसे, आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है, जो ब्रॉड टॉपिक है, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये फाउंडेशन प्रोवाइड करवाएगा आपको सोशोलॉजी के बारे में, और इसमें हम लोग काफ़ी समय भी लेंगे। जब हम क्लास लेंगे तो ये वो टॉपिक है जिसमें हम समय लेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर यूनिट क्लियर हो जाएगा तो आने वाले यूनिट अपने आप आसान होते जाएंगे, फिर वहाँ पर हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला मेहनत होगा वो फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी पे होगा और फिर थिंकर्स के ऊपर होगा, जो मेन हमारा टाइम कंज्यूम करेंगे। बाकी ये क्लियर होने के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो अपने आप आसान होती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुप समझ में आ जाएगा कि ग्रुप क्या होता है, तो आपको कोऑपरेशन समझ में आ जाएगा। आपको ये समझने में आसानी होगी कि अगर ग्रुप हमें समझ में आ गया कि इन ग्रुप क्या है, आउट ग्रुप क्या है, तो आपको कोऑपरेशन या अकोमोडेशन या असेसिमिलेशन और कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। अपने आप समझ में आएगा इन द सेंस कि जब तक आप ग्रुप नहीं समझेंगे, आपको कैसे समझ में आएगी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब 2 ग्रुप के बीच में कुछ मिसमैच होगा, उनके बीच में जो उनका इंटरेस्ट है वो कोलाइड करेगा, तब कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब तक हम ग्रुप नहीं समझेंगे, हम कैसे समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ या कंपटीशन कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रखा गया है। कॉमन सिलेबस काफ़ी सिस्टमेटिक बनाया गया है। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, प्रोसेस कैसे समझेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आगे प्रॉब्लम से। देन यूनिट सेकेंड ऑफ आवर सेकेंड टॉपिक, सोशल ग्रुप्स, अनदर फेवरेट टॉपिक ऑफ NTA। आपको हमेशा क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप से, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, NTA CUT तो आप ले रहा है, आप
चाहे BHU का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे और कहीं का, आपको एक आध क्वेश्चन इस ग्रुप से ज़रूर मिल जाएगा। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। बाकी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले थोड़ा सा तो लंबा जाएगी, ये बहुत आसान है, इसमें बहुत समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आना श्योर है। देन अब अगर हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ने ही होंगे, ठीक है, कि मैरिज क्या होता है, फैमिली क्या होती है, किनशिप, एजुकेशन, अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो एजुकेशन है, रिलीजन, इकोनॉमी, ये सब, इन सब का मीनिंग क्या है, फंक्शंस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगेन अब देख लीजिए, सिर्फ इस यूनिट से 14 क्वेश्चन आए हैं। अब इस टॉपिक के अंदर भी सिर्फ एक यूनिट है, यूनिट 3, मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन है। ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होगा। अब सिर्फ एक टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन यूनिट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, एक लाइन में लिखा हुआ है लेकिन ये काफ़ी लंबा है। अगर सिर्फ मैरिज के बारे में बात करें तो एक क्लास कम पड़ सकती है। सेम केस विद द फैमिली एंड किनशिप, सेम केस विद एजुकेशन एंड रिलीजन, ये काफ़ी अपने आप में लंबे टॉपिक है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, क्योंकि इतने सारे थ्योरीज हैं, इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, जब हम क्लास में लेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि स्कोप है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने का। दैट्स वाई दिस मेक्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन इज सोशल कंट्रोल, कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। सोशल कंट्रोल आपको समझ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होगा कि कॉमन सेंस और सोशोलॉजी आपको मिक्सअप होती हुई दिखेगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, एजुकेशन क्या होता है, इसके लिए अब सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन का आंसर आपको कम मिलेगा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास कर चुके होंगे कि सोशल कंट्रोल क्यों चाहिए हमें, या हम सोशल कंट्रोल का मतलब तो हम अपने आप समझ में आएगा, इसके लिए पूरा लेक्चर की ज़रूरत क्या है, या मैरिज क्या होता है, या एजुकेशन क्या होता है, ये हमें तो ऑलरेडी कॉमन सेंस में पता है। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट क्यों है, तो ये क्लियर कब होगा, जब तक आप वो सेक्शन 1 कंप्लीट नहीं करेंगे कि हम सोशोलॉजी पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी, या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशोलॉजी। तब पढ़ेंगे, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि जो हम कॉमन सेंस में फैमिली समझते हैं कि फैमिली क्या होती है, उसके पीछे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी थ्योरीज हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं। तब हमें समझ में आया कि दैट इज़ वाई वी नीड अ साइंटिफिक सब्जेक्ट टू स्टडी फैमिली, चाहे इकोनॉमी, चाहे रिलीजन, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल, और इसमें सोशल कंट्रोल में एक और टॉपिक है डेविएंस, सोशल डेविएंस। इससे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, ठीक है। अब देखिए, कल्चर से 8 क्वेश्चन सिर्फ कल्चर से हैं, 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ कल्चर से। तो आपके समझ में आएगा कल्चर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जिस तरीके से मैंने कहा ना कि ग्रुप से एक क्वेश्चन आएगा, उसी तरीके से कल्चर से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मिनिमम, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब कल्चर अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, कम से कम वो 2 क्लास में कंप्लीट होगा मिनिमम, जब अगर अच्छे से पढ़ा जाए। या आप अगर कोई भी बुक उठाइए तो उसमें आपको दिखेगा कि कल्चर के ऊपर काफ़ी बातें की गई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कल्चर के बारे में बात किया है, काफ़ी थ्योरीज हैं, काफ़ी थिंकर्स हैं। सोसाइटीज़, सबसे पहला यूनिट में सोसाइटीज़, जिसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, ये 3 साल के बता रहा हूँ मैं। सोसाइटीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, जैसे ट्राइबल सोसाइटी जो हम बात करते हैं, रूरल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, अर्बन सोसाइटी के बारे में कहते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में कहते हैं, और जो आज जो कहा जाता है कि हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। और ये जितने भी यूनिट हैं, लगभग हर यूनिट के लिए 1 से 2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। कल्चर में व्हाट इज़ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर, ठीक है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, या चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, कि कल्चर के बेसिस पे ही ये सब डिसाइड होता है। इसमें फिर मटेरियल कल्चर आता है, नॉन मटेरियल कल्चर आता है। जब क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मटेरियल कल्चर, व्हाट इज़ नॉन मटेरियल कल्चर, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर एक बार फिर से हमारे पास सोशलाइजेशन आता है, क्योंकि कल्चर को हम कब समझेंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा सोशलाइजेशन हिंदी में हुआ है। हिंदी में हुआ सोशलाइजेशन कहने का मतलब है कि जो मेरे पेरेंट्स रहे होंगे वो हिंदी में बात करेंगे, जो मेरा पीयर ग्रुप रहा होगा वो हिंदी में बात कर रहा होगा, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। मतलब बीच में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो वो भी क्यों, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप इंग्लिश में बात कर रहा होगा या इंग्लिश मुझे सिखाया गया होगा, इसीलिए कल्चर सोशलाइजेशन को फिर से यहाँ पर आया गया है, ठीक है। सोशलाइजेशन हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, पिछले यूनिट में भी देखा, बट अगेन कल्चर वाले के साथ सोशलाइजेशन है, क्योंकि कल्चर नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे जाएगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन।
और फिर प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, कई सारे स्टेज होता है सोशलाइजेशन का। प्राइमरी स्टेज के बाद अभी जैसे हम लोग कॉलेज में है तो यहाँ भी सोशलाइजेशन होता है। हम कॉलेज में, आप जैसे स्कूल के बाद जब कॉलेज में गए होंगे तो वहाँ के इन्वायरमेंट के से अडेप्ट किए होंगे, वहाँ से सीखे होंगे क्या है। फिर आप जब मास्टर्स में जाएंगे फिर और आगे बढ़ेंगे, तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो फिर से सोशलाइजेशन। तो ये इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सोशल चेंज, कि सोशल चेंज है क्या। अब चेंज से ही पता चल रहा है कि बदलाव, चेंजेस, एंड देन देयर इज सोशल, दैट इज सोसाइटी। सोशल मतलब सोसाइटी से समझ सकते हैं आप कि समाज में क्या बदलाव आ रहा है। अब इसका सबसे, मैं जो पिछले बार भी एग्जांपल दिया था क्लास में और अभी भी बता रहा हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल है अभी जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले ले लेते हैं, 5 साल तो हो गया, 10 साल ले लेते हैं। 10 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, शायद कम लोगों ने सोचा होगा। ऐसा नहीं कि नहीं सोचा होगा, काफ़ी कम लोगों ने सोचा होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। नेट ही इतना महंगा था, कहाँ से इतनी लंबी लंबी वीडियो देखी जा सकती थी। तो वो चेंज आया कि नहीं, कैसे चेंज आया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सब हम यहाँ समझेंगे। जैसे कि इसी सोशल चेंज का पार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उसका एग्जांपल एक हो सकता है कि मॉडर्नाइजेशन, की मॉडर्नाइजेशन क्या है क्या नहीं। देन देयर इज ग्लोबलाइजेशन, जो आज वन ऑफ द हीटेड टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का। और फिर देन देयर इज सेकुलराइजेशन। ये कुछ चीज़ें हैं जो बात हम करेंगे सोशल चेंज में, ठीक है, कि ये किस तरीके से हुआ चेंज, हम सेकुलराइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं या ग्लोबलाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, ये क्या चेंजेस ला रहे हैं सोसाइटी में, इन टॉपिक में पढ़ेंगे। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 साल में। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देन देयर इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, स्ट्राटा बनाना, लेयर बनाना, ठीक है, हायरार्की में कोई ऊपर है कोई नीचे है। दैट कैन बी बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट, इन सब के बारे में इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं, उस थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स हैं, देखिए थ्योरीज लिखा हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जाएगा। हो सकता है कि अभी आप पढ़ें एक भी क्वेश्चन आए, पॉसिबल है, लेकिन जब आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे, चाहे वो गेट का दें चाहे JRF का दें, वो जरूर क्वेश्चन आएगा। ये वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी है, दैट्स व्हाई दे विल आस्क क्वेश्चन। हो सकता है कि फॉर्म बदल जाए। फॉर्म बदल जाए कहने का मतलब है, जैसे मैं कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कल्चर में हो सकता है किसी थिंकर ने कोई बुक लिखी हो, उससे पूछ दे, तो दैट कैन बी पार्ट ऑफ टॉपिक कल्चर। या फिर वो हम उस सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, उस सेक्शन में भी डाल सकते हैं जहाँ पर हम थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड किसी ने बुक लिखी हो या कोई थिंकर हो जो मैंने उस सेक्शन में डाला हो। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पर मैंने सिर्फ ब्रॉडली क्लासीफाई किया है। देन अब सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सोशोलॉजी पढ़ लेंगे तो इंडियन सोशोलॉजी भी पढ़ना जरूरी है। तो इंडियन सोशोलॉजी में शुरुआत करें हम कि इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जो चीज़ें हम उधर पढ़ेंगे, जो मेन थ्योरीज में पढ़ेंगे, उसको कहीं ना कहीं हम अप्लाई करेंगे इंडियन सोसाइटी में। फिर कुछ यूनिक चीज़ें हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, वो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो बेसिस है वो ट्रेडिशनल बेसिस है, जॉइंट फैमिली हुआ, चाहे हमारी किनशिप स्ट्रक्चर हो, काफ़ी अपने आप में यूनिक है। देन जो सबसे अलग बनाती है इंडिया को वो है यूनिटी और डाइवर्सिटी। एक ही समय पे आपको एक यूनिटी दिखेगी और एक ही समय पे डाइवर्सिटी भी दिखेगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कहीं भी देख सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं, ठीक है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। आप चाहे BHU आइए, चाहे JNU जाइए, आप अगर हैं तो, या नहीं अगर आप जाएंगे आगे, तो देखिएगा कि एक ही जगह पे, एक ही क्लासरूम में कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले, कई सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग, कई सारे अलग अलग कल्चर के लोग आपको मिलेंगे। तो वो डाइवर्सिटी है, बट दे आर यूनिफाइड कि हम एक जगह पढ़ रहे हैं या एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है इंडियन सोसाइटी के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन सोसाइटी के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक जो है वो है कास्ट के बारे में, ठीक है। आप इंडियन सोसाइटी के बारे में किसी भी से पूछिए, ठीक है, वो जरूर एक कहीं ना कहीं कास्ट से
बिना क्रॉस किए नहीं होगा। इंडिया, अगर आप इंडिया में सोशोलॉजी की बात करें या इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बात करें, वो बिना कास्ट को क्रॉस किए हुए नहीं होगा, क्योंकि कास्ट के बारे में आपको बात करना ही होगा। क्योंकि जब आप इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो आई कैन नॉट से कि ये सिर्फ इंडिया में है, बट इट इज़ ए यूनिक फीचर, ठीक है। एक ही समय पे ये इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो चुकी है, तो वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे जैसा ज़रूरत होगा। और ऑफ कोर्स डिबेट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है, थीसिस नहीं लिखनी है, राइट। तो कास्ट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, और उसका जो चेंजिंग डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पर आया, अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक तो थ्योरीज हो गई, टाइप्स हो गए, जो भी बातें थिंकर्स ने कही हैं, बुक लिखी है, पूछी। जैसे चेंजिंग डायमेंशंस, कैसे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, कास्ट से रिलेटेड ही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट के बारे में बात किया गया है, किस शेड्यूल कास्ट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए रिजर्वेशन है, या किस शेड्यूल में पंचायती राज वाले सेक्शन में रिजर्वेशन है। ये आ सकता है क्वेश्चन, या हो सकता है रिसेंटली कोई चेंज हुआ हो, क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये अवेयर होना है कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, वैसे मैं बताऊंगा, बट ये आप खुद भी अवेयर रखिए कि चेंजिंग डायमेंशन के बारे में बात किया तो रिसेंटली कुछ बदलाव आया है क्या, कुछ नए एक्ट बने हैं, वो सब के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, कुछ लेटेस्ट बुक या कोई नया चीज़ हुआ हो, उससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स जिससे आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप यूजी के स्टूडेंट हैं। अब सेकेंड ईयर में लगभग सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका होगा, तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब, यूनिवर्सलाइजेशन, ये सब के बारे में आप देखेंगे। देन इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ें तो कुछ इश्यूज होती है, हर सोसाइटी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है। सेम हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे प्रॉब्लम ऑफ वुमेन हो, दलित के बारे में हो, ओबीसीज, माइनॉरिटीज़, इन सब के बारे में हो। एंड देन देयर इज अफर्मेटिव एक्शंस, जिसके बारे में मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 7 क्वेश्चन है। तो ये 7 क्वेश्चन ये पूरे बड़े ब्रॉड टॉपिक से है, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। हर एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी पढ़ने लायक टॉपिक है, बट हम इसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए सोशल रिसर्च, मैंने कहा ना 2-3 जो ब्रॉड कैटेगरी है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे। अब सिर्फ सोशल रिसोर्स पे, सोशल रिसर्च से या रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं, 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 3 साल में, ठीक है। अब 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑन एवरेज हर साल 11 क्वेश्चन, राइट। ये ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4 एक्स्ट्रा ही मान के चलिए। तो अगर किसी भी टॉपिक से मोर देन 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप खुद समझिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट क्या कह सकते हैं, टेक्निकल पार्ट होगा हमारे क्लास का, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल कहने मतलब है थोड़ा बहुत मैथ्स होगा, फॉर्मूले होंगे, बट चिंता की कोई बात नहीं है। ये सारे यूनिट में मैंने यूनिट वाइज नहीं डिवाइड किया है, मैं 1 2 3 4 यूनिट मिला के लगभग 33 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑन एवरेज ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से। और इसके लिए, इसीलिए इस टॉपिक पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम मेहनत करेंगे और स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि सोशल रिसर्च होता क्या है, उसके डेफिनेशन, पर्पस, स्टेप्स। कई बार स्टेप्स से भी क्वेश्चन आए हैं कि आप पहले क्या करना होता है, सेकंड स्टेज क्या है। जब क्लास लेंगे और क्लास के बाद जब हम PYQ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। देन क्या मेथड्स होते हैं, अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, रिसर्च मेथड्स, रिसर्च का डिज़ाइन क्या होगा। उसी में आता है सर्वे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। सैम्पलिंग से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, शायद ही ऐसा कोई साल होगा जहाँ पर सैम्पलिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि हर साल पूछा जाएगा, तो इसको मान के चलिए कि मैं और भी एग्जाम को कंसिडर कर रहा हूँ। अभी मेन तो हम PG की तैयारी की बात कर रहे हैं, बट अब इसको पढ़ेंगे तो जब नेट का एग्ज़ाम, JRF एग्ज़ाम होगा, चाहे गेट का एग्ज़ाम होगा, या रिलेटेड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में PhD एडमिशन के टाइम एग्ज़ाम होती है, तो उस समय इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा, तो आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प होगा, ठीक है। फिर जब हम रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च में डाटा कलेक्शन होता है, क्योंकि डाटा के बेसिस पे ही हम कुछ इंटरप्रिटेट करते हैं। तो डाटा कैसे कलेक्ट होगा, तो टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन पे ही एक यूनिट है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, केस स्टडी। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता हो, कुछ चीज़ें ना पता हो, बट हम इसको क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये काफ़ी लंबा जाएगा, ये जो सोशल रिसर्च वाला यूनिट है। मैंने बताया 3 जो मेजर
टाइम टेकिंग जो हमारे सेक्शन होंगे वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, सोशल रिसर्च का, और जो हम थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे 3 टॉपिक हैं जिससे आप कभी भी सोशियोलॉजी का एग्जाम देंगे उनसे क्वेश्चंस आएंगे ही। देन लास्ट में जो मैंने कहा ना टेक्निकल पार्ट, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हुआ, कंप्यूटर का कैसे यूज़ करना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट कभी कभी, अभी तो नहीं पूछेगा लेकिन हो सकता है आगे जैसे नेट जेआरएफ एग्जाम में हो या गेट के एग्जाम में हो कि जो लेटेस्ट क्या सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं रिसर्च से रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दिस मेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। ठीक है। देन सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया तो लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी और जो दुनिया के सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है उनके बारे में, जैसे कि सुसाइड का यहाँ पर एग्जांपल के साथ मैं बताऊँगा। सुसाइड एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको डरकहैम ने काफ़ी इन डेप्थ स्टडी की, उसके बारे में उनकी बुक भी है जो हम क्लास पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो सिर्फ सुसाइड को उन्होंने बताया कि सुसाइड इज़ नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना, वो सोसाइटी की वजह से होता है। तो सोसाइटी इज एन सोशल प्रॉब्लम। इसके अलावा भी और कई सारे सोशल प्रॉब्लम है, जैसे इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट है तो सपोज करिए सिर्फ इंडिया के लिए, लेकिन इनइक्वालिटी ऑफ क्लास हो या इनइक्वालिटी ऑफ जेंडर हो या एथनिसिटी हो, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास रिलेटेड इशू आप कोई भी सोसाइटी में जाइए जहाँ क्लास डिवीजन है, जहाँ पर एक रिच है, पुअर है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखेगा वो इनइक्वालिटी का। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चरल इशू। स्ट्रक्चरल इशू कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए एथनिसिटी ये आपको हर जगह दिखने को मिलेगा। आप अभी ये पूरे क्या कहते हैं उसको, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम है एथनिसिटी का। कोई कहीं माइग्रेट कर रहा है, किसी को कहीं से निकाला जा रहा है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस चीज़ को ध्यान में भी रखना है, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयरेस्ट, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, कम चांसेस है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी में कुछ इससे रिलेटेड इशू चल रहा है कि नहीं। कुछ ही एरियाज़ हैं जहाँ पर कंटेम्प्रेरी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, प्रॉब्लम ऑफ एज। ठीक है, ये इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि अब तक इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ आते आते हमें कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सोसाइटी के बारे में पढ़ा और चीज़ें पढ़ी। अब सब सोसाइटी में सब अच्छा ही हो जरूरी नहीं है, तो देन देयर कैन बी डिसऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी सोसाइटी काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको डिसऑर्गेनाइज करती हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, जैसे क्राइम हो गया, क्राइम में ही कई सारे कैटेगरीज होती हैं। जुवेनाइल होता है, करप्शन है, कम्युनलिज्म है, ड्रग एडिक्शन है। ये प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में कि जो सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज करती हैं। ये कब होगा, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में, अब देखिए इसको सबसे लास्ट सेक्शन के सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि जब तक आप सोसाइटी को ना समझें, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ना समझें, सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को ना समझेंगे, तब तक कैसे समझेंगे उस सोसाइटी में प्रॉब्लम है। राइट, जैसे आप जब तक बॉडी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक कैसे समझेंगे कि बॉडी में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है या किसी प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए काफ़ी सिस्टमेटिकली सिलेबस बना है और उससे एग्ज़ाम भी काफ़ी सिस्टमेटिकली लेता है और काफ़ी सी दिक्कतें रहती हैं। एक लास्ट में जो मैंने कैटेगराइज किया मिसलेनियस का, कुछ ऐसे, दोनों को आप सिमिलर कैटेगरी में बांट सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, हर साल कोई भी एग्ज़ाम लीजिए उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कुछ मतलब 2 से 4 मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक के बेसिस पे होंगे कि डरकहैम की बुक का बताइए, या डरकहैम ने कौन बुक लिखी, या बुक का नाम होगा वो किस थिंकर ने लिखा है। ठीक है, वेबर की कौन सी बुक है, कॉम्ट की कौन सी बुक है, स्पेंसर की, ये सब किसी के बारे में एक बुक और उसके मतलब बुक और ऑथर्स के बारे में क्वेश्चन, कभी बुक का नाम होगा या हो सकता है कि ऑथर का नाम दे दे और पूछे कि उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। दोनों वे में चलता है, इसलिए मैंने बुक्स एंड ऑथर्स दोनों लिखा है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ बुक का नाम लिखा कि द सिटी किसकी है, या फिर डरकहैम उसमें होगा कि डरकहैम ने या फूको ने कौन कौन सी बुक लिखी है, उसका एक लिस्ट होगा, कुछ एक्स्ट्रा बुक के नाम होंगे, उसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए ये जो थिंकर्स जो मैंने स्पेसिफिकली स्टार्टिंग बताया, ये तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा थिंकर्स के बारे में, जिससे क्वेश्चंस अब 41 क्वेश्चंस हैं। अब समझ लीजिए कि मैंने 41 क्वेश्चन डाला है। तो इसका फिर से क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अगर हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुके हों। जैसे जब हम सोशलाइजेशन पढ़ेंगे
तो कूले या फ्रोइड या मीड को पढ़ चुके होंगे, तो उसको दोबारा यहाँ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उसको उस कैटेगरी में डाल दें या थिंकर वाली कैटेगरी में डाल दें, बट हमको डिटेल में पढ़ना होगा थिंकर्स के बारे में, और ऐसे कम से कम 30-40 थिंकर्स होंगे जिनके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सिलेबस का डिस्कशन। अब सिलेबस तो मैंने बता दिया, कुछ वार्निंग्स भी दे दी, तैयारी कैसे करनी है। तो एक तो है कि मैं करवाऊँगा, पहला पॉइंट। दूसरा, हो सकता है कि आपको सही ना लगे, तो कुछ मैं बुक्स बता रहा हूँ। उससे पहले सबसे पहले आप जो कर सकते हैं, जो सही चीज़ होगा ये कि आप एमए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना बीए का सिलेबस देखना होगा। किसी भी जगह पे आप हो, चाहे आप बीएचयू में पढ़ रहे हो, चाहे जेएनयू में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अपने बीए का सिलेबस देखिए। उस बीए के सिलेबस को ये जो पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके सिलेबस से मैच कीजिए। आपको लगभग बता रहा हूँ 100% मैचिंग मिलेगा, ठीक है। 100% थोड़ा कम कर देते हैं, 95 कर सकते हैं कभी, क्योंकि कभी कभी 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट वाले जो मैंने बताया, या फिर कुछ एमए में आप देखते हैं, बट लगभग 90 to 95% आपके बीए के सिलेबस से मिलता जुलता होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसका थोड़ा क्या कहेंगे, एडवांस वर्जन या टफ वर्जन पूछा जाएगा, बट होगा आपके बीए का ही सिलेबस का, क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसको ये पता है कि एग्ज़ाम कौन दे रहा है, जो 3 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। सोशियोलॉजी आपने 3 साल पढ़ी है, ठीक है। अब किसी सब्जेक्ट को आप 3 साल पढ़ते हैं तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा ना, कॉमन सेंस ये है। तो आप अपने बीए के सिलेबस को दीजिए। पहला स्टेज ये होगा कि आप बीए के सिलेबस किसी भी यूनिवर्सिटी का, अगर आपके पास अपनी यूनिवर्सिटी का सही नहीं लग रहा है तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाइए, और कुछ नहीं मिला है बीएचयू का सिलेबस उठाइए, उनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अपने सब्जेक्ट का बीए का सिलेबस उठाइए, जो 6 जैसे बीएचयू में 6 सेमेस्टर होंगे, आप 6 सेमेस्टर का सिलेबस देखिए और फिर उसको कंपेयर कीजिए जो पीजी का सिलेबस है, तो आपको समझ में आएगा काफ़ी कुछ मैचिंग है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं, आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा, कुछ बेसिक बुक्स हैं। बेसिक बुक से पहले आज लगभग सबके पास मोबाइल है, जो टॉपिक मैंने लिखा, जो अभी मैंने दिखाया, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए पीजी का, और जो टॉपिक है उसको सिर्फ गूगल सर्च कीजिए। कुछ 2-4 अच्छे वेबसाइट्स पे जाइए, आप उनके बारे में एक बार पढ़िए कि सोसाइटी क्या होती है, सोशलाइजेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसको कलेक्ट कीजिए, कंपाइल कीजिए और पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, प्लेटफॉर्म से क्या फ़ायदा होता है, जैसे सीयूटी कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा होगा, वो कंपाइलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत छोटी चीज़ होती है जो समझ में नहीं आती है, वहाँ पर जो हम जैसे लोग जो थोड़ा 1-2 साल ज़्यादा पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़े लेकिन 2 साल पढ़े, वो आपको क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो मैंने पहला क्या बताया, बीए का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। दूसरा मैंने बताया कि आप इंटरनेट का खूब यूज़ कीजिए, यूट्यूब का यूज़ कीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। कुछ बेसिक बुक्स हैं, हेयर लॉम्बस की बुक है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, राम आहूजा की सोसाइटी बुक है, कोई भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा इंडियन थिंकर्स पे बीके नागला की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक उठाइए जिसके बारे में, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में जो बात है उनको बुक उठाइए, 8-10 किताबें होंगी, उसको आप पढ़िए, काम हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और वो काम इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो समझ में नहीं आता है कोई चीज़, और जहाँ पे एक बार हम फंस जाते हैं तो मामला बिगड़ने लग जाता है। तो इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसी में हेल्प करते हैं और कुछ नहीं, कि जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो वो आपको हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ आज के समय में हमारे पास अबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि जो मैंने लिखी हो, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कोई चीज़ बताऊंगा जो मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन हो। मैं भी कहीं से पढ़ कर कहीं से ला कर कहीं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये कोई मतलब कोई छुपी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई भी पढ़ा रहा हो कहीं से पढ़ के ही पढ़ाता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो जो चीज़ है, जैसे कल्चर के बारे में बात करेंगे या रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करेंगे, वो आपको समझ में कैसे आएगी, वो चीज़ चाहे मैं हूँ चाहे बाकी लोग हैं जो पढ़ाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो इसी में हेल्प करते हैं। तो ये रहा आपका आज हमने जो डिस्कस किया सिलेबस के बारे में, तैयारी कैसे करनी है। कुछ बेसिक बुक्स हैं उसको आप पढ़िए। फिर से एम्फेसाइज करूँगा कि अपने बीए का सिलेबस ज़रूर अच्छे से देखें, और कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस के नीचे कुछ बुक्स दी होती है रिकमेंडेशन में, उन बुक्स को पढ़िए। अभी समय है आपके पास, क्योंकि अभी सितंबर है, अभी एग्ज़ाम आने में समय है, तो हम लोग की क्लासेस तो चालू हो गई हैं, ठीक है। तो हम लोग भी काफ़ी
क्या कहते हैं, इन डिटेल वे में स्टडी करेंगे, फिर बाद में क्रैश कोर्स तो आएगा ही, बट अभी जो हमारे पास समय है इसलिए हम उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी डिस्कस कर लिया हम लोग सिलेबस को। आज के लिए बस इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पीवाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे किस सिलेबस के किस पार्ट से किस तरीके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पीवाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर उन तक पहुंचाइए जिनको ज़रूरत हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जिनका ड्रीम हो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो सोशोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।